Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic areas of setting business objectives part second. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी टॉपिक के रेफरेंस में 5 ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया था. आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. द सिक्स्थ एरिया ऑफ सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट. वेरी क्रूशियल एरिया फॉर सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है वो उसके मैनेजमेंट के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उसके मैनेजमेंट के डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है. जितना हाई वे में मैनेजमेंट अपने आप को डेवलप कर रहा होगा उतना ही ग्रेटर वे में ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को एंश्योर किया जा सकता है. जब हम स्मॉलर फर्म्स की बात करते हैं तो जो उनका मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है उसमें एक या बहुत कम टैलेंटेड मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं जिनके बेसिस पर उस पर्टिकुलर फर्म के ऑपरेशंस को फर्दर कंटिन्यू किया जाता है. तो इसी वजह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट को एक स्पेशल प्लेस दिया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके रिगार्डिंग प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की रोल और की एरिया फॉर सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. अब हम बात करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे वो लार्ज हैं या स्मॉल हैं. दे ऑल मस्ट सेट ऑब्जेक्टिव्स relating to the quality of management performance and to ensuring the development of managers at all levels. तो ऑर्गेनाइजेशंस चाहे लार्ज लेवल पर वर्कआउट कर रही हैं या फिर वो स्मॉल लेवल पर वर्कआउट कर रही हैं, उनको मैनेजमेंट परफॉर्मेंस की क्वालिटी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना चाहिए और इसके साथ साथ ये एंश्योर करना चाहिए कि हर एक लेवल पर मैनेजर्स का डेवलपमेंट एंश्योर किया जा सके, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट सक्सेस है वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है. तो जितने भी लेवल्स में ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को फॉलो कर रही है, हर लेवल में जो डिफरेंट मैनेजर्स वर्किंग में है ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को एंश्योर किया सकता है इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. Management development is one of the strategic issues for corporate governance and development, particularly when strategic business units are formed for various strategic decisions and actions. और जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट की तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के रिलेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इश्यू कंसीडर किया जाता है. खासतौर से जब डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड एक्शंस को फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को फॉर्म करते हो तो वहां पर तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए जाना दैट इज वेरी कंपल्सरी. क्योंकि कॉर्पोरेट को आप 3 लेवल में डिवाइड कर रहे हो, लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, और हर लेवल पर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए वर्किंग को हाई से हायर और हायर से हाईएस्ट लेवल पर फॉलो करने के लिए मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के रिलेशन में ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है तो आप एक प्रॉपर परफॉर्मेंस को इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को प्रॉपर्ली एंश्योर किया जा सकता है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट एरिया नंबर 7 इज वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी की एरिया फॉर एनी ऑफ द बिजनेस कंसर्न. क्योंकि जब हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मोस्ट ऑफ द रूटीन टास्क होती हैं ये ऑपरेटिव लेवल एम्प्लॉयज के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं. अब क्योंकि ऑपरेटिव लेवल एम्प्लॉयज के द्वारा परफॉर्म की जा रही हैं तो इनकी परफॉर्मेंस
के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितना एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में ये अपनी वर्किंग को फॉलो कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन उतना ही सक्सेसफुल वे में अपनी वर्किंग को एंश्योर कर रही होगी। एक प्रॉब्लम और आती है ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, चाहे वो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही हैं या फिर वो स्मॉल लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, इनके जो ऑपरेशंस हैं वो स्ट्राइक्स के द्वारा ज़्यादा डिसरप्टेड होते हैं। यानी कि जो स्ट्राइक्स है उनके चांसेस बने जाते हैं और उसी वजह से जो इनके ऑपरेशंस हैं वो डाउन भी हो सकते हैं। स्मॉलर नॉन यूनियन फर्म्स के जो मैनेजर्स हैं उनको अलार्मिंग सिचुएशन तब लगती है जब उनके वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी यूनियन को ज्वाइन करने के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्मॉलर नॉन यूनियन फर्म्स के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो उनके ऑपरेशंस है फर्म के उन पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डाउन हो सकती है। तो इसी वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कर परफॉर्मेंस और एटीट्यूड के रिलेशन में ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाना बहुत जरूरी रहता है। द फर्म्स सीकिंग सर्च फॉर इफेक्टिवनेस should set objectives on workers' performance and attitudes, having due regard to such factors as output per man day, product specification and quality, and level of employee morale। और इसी वजह से जो फर्म्स इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना चाहती हैं फर्म के अंदर, तो वो क्या करती हैं, वर्कर्स परफॉर्मेंस और एटीट्यूड्स के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती हैं। और जब ऐसा किया जाता है तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाता है, जैसे कि आउटपुट पर मैन डे, हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय के द्वारा एक दिन में कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जा सकता है। या फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जा सकता है, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जा सकता है, या फिर जो लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोरल है उसको भी ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय और वर्कर्स परफॉर्मेंस और एटीट्यूड्स के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जा सकता है। जब कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स की परफॉर्मेंस और एटीट्यूड के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली सेट कर रही होती है या सेट कर देती है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये एक तरीके से वर्कर्स के लिए एक चैलेंज क्रिएट करते हैं कि भाई जो एक प्री डिसाइडेड टाइम फ्रेम है उसमें उन्हें इन ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करना ही करना है। तो एक तरीके से वर्कर्स के लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को प्री डिसाइडेड टाइम फ्रेम में अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में अपने वर्क को फॉलो करते हैं। तो इससे वर्कर्स की परफॉर्मेंस के टर्म्स में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज होती हैं। और इसका फ़ायदा किसे मिलता है, इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, क्योंकि जितना इफेक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में वर्कर्स अपनी परफॉर्मेंस को फॉलो करेंगे उतना ही सक्सेसफुल वे में ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को फॉलो कर पाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की एरिया फॉर सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। द लास्ट एरिया इज पब्लिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम पॉपुलरली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। Whenever we are talking about a socially responsible firm, then it should not work solely for profit maximization, but should also seek the welfare of different sections of the society। यानी कि अगर एक सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म है तो वो केवल और केवल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वर्किंग को फॉलो नहीं कर रही होगी, बल्कि इसके साथ साथ वो ये एंश्योर करेगी कि सोसाइटी में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके वेलफेयर को भी अचीव किया जा सके, जिसे हम पब्लिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। तो पब्लिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो बिजनेस फर्म है उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से सेट करने चाहिए जिससे कि वो अपने डिसीजंस को और अपने एक्शंस को इस तरीके से परफॉर्म कर सके जिससे कि जो सोसाइटी है उसके ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज़ को अचीव किया जा सके।
तो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स को अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इस डायरेक्शन में सेट करने बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है? वाई इट इज सो? क्योंकि अगर हम एक फर्म की बात करें तो इसे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को एंश्योर करने के लिए टोटली सोसाइटी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? क्योंकि इसको डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को प्रोक्योर करना है, या फिर इसे अगर अपने आउटपुट को डिस्पोज करना है तो इसकी डिपेंडेंस किस पर है? सोसाइटी पर ही है। उसको लैंड की रिक्वायरमेंट है, लेबर की रिक्वायरमेंट है, या कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या डिफरेंट टाइप के इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट कौन कंप्लीट करेगा? वो सोसाइटी जहां ये ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट कर रही है। जो ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है उसको कौन परचेज करेगा? वो सोसाइटी जहां ये वर्कआउट कर रही है। तो इसकी जो कंप्लीट डिपेंडेंस है वो किस पर है? सोसाइटी पर है। तो जब सोसाइटी पर ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है और इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स सोसाइटी कंप्लीट कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। So it becomes obligatory on the part of the business to do its best for the welfare of the various sections of the society। और इसी वजह से इसकी ऑब्लिगेशन रहती है कि इसे कुछ ना कुछ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करना चाहिए, जैसे हम पब्लिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। और इसी वजह से इसको पब्लिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाना जरूरी है, जिससे कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर सके। इसी वजह से जो सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म होती है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इस तरीके से सेट करती है जिससे कि वो एथिकल वे में बिहेव कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन भी एंश्योर कर सके। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब ये अपने वर्कफोर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करे, उनकी फैमिलीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करे, इसके साथ साथ वो लोकल कम्युनिटी के वेलफेयर को भी पॉसिबल करे, और इसके साथ साथ जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर को भी पॉसिबल करे। तब हम ऐसी फर्म को सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म की कैटेगरी में रखते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिला के जो फर्म है उसको अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर वे में सेट किया जाना चाहिए। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एरियाज फॉर सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू।